दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से ये क्लास जो है लाइव नहीं जा पा रही थी, तो मैं रिकॉर्डिंग अभी करके आपको शेयर कर देता हूँ। ये हमारी 11वीं क्लास है पॉलिटी की। 4-5 क्लासेस और मैक्सिमम होंगी। इसमें हम मैक्सिमम टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे राज्यपाल से संबंधित कुछ शक्तियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें। कौन कौन सी टॉपिक हम लोग इस पीडीएफ में कवर करेंगे, इस क्लास में कवर करेंगे, तो जिसमें राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। हमारा जो है संसद के संबंधित कुछ विधेयक हैं, ठीक है ना। कैसे विधेयक पेश किए जाते हैं, जिसमें विशेषकर सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, इनकी बात करेंगे हम। साथ ही बात करेंगे हम केंद्र राज्य संबंधों की। इन 3 मुद्दों पर हम डिटेल बातचीत करते हैं। हालांकि प्रयास रहेगा कि और भी कुछ टॉपिक यहाँ पर कवर हो पाए, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर राज्यपाल जो है वह राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। तो विवेकाधीन शक्ति कुछ होती है, आप सभी को पता है। जैसे हमने राष्ट्रपति को पढ़ी थी और इसके भी लगभग आर्टिकल हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो विवेकाधीन शक्ति जो है वो होंगी। और दूसरा है कार्यपालिकीय शक्ति जो है, वह कार्यपालिका की शक्ति जो है वो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो 2 प्रकार की शक्तियों को हम लोग देखेंगे, जिसमें इसमें जो है आप देखेंगे विवेकाधीन शक्तियों में कि संवैधानिक प्रावधान जो है क्या क्या करता है, कि मंत्रिपरिषद को पुनः विचार के लिए कहना, ठीक है ना। सीएम से प्रशासनिक एवं विधिक निर्णयों की जानकारी मांगना, निर्वाचन आयोग की सलाह से विधान मंडल के सदस्यों के नियोगिता के संबंधित निर्णय लेना, और साथ ही विधेयकों पर अनुमति को लेकर के राष्ट्रपति वाले 4 जो विकल्प हैं, आर्टिकल जो 111 के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत जो है आर्टिकल 200 के अंतर्गत इनके पास एक अधिकार होता है, जो क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा कि विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। 356 को संवैधानिक तंत्र की विफलता पर स्वविवेक से ये घोषित कर सकते हैं, तभी राष्ट्रपति इस पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। साथ ही विशेष परिस्थितियों में जब वह स्वविवेक का प्रयोग करेगा, कौन कौन से स्थितियां हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है कि जब जो है किसी सरकार का गठन न हो पा रहा हो, यानी कि त्रिशंकु सत्ता जो है वो बन गई हो किसी भी विधानसभा के बाद, विधानसभा को भंग करना हो, विशेष सत्र बुलाना हो, सीएम को विश्वास मत हासिल करने के लिए कहना हो। विशेष उत्तरदायित्व तो इनका कहाँ कहाँ होता है, वह हम बता देते हैं कि 371 ए के से जो है वो जो है सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, विघटन करना, विधानमंडल की बैठक को संबोधित करना और विधेयकों पर अनुमति देना। अध्यादेश भी एक बड़ा इसमें, जैसे वहां पर हमने पढ़ा था अध्यादेश 123, यहाँ पर 213 है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट की तरह ही है। वित्तीय शक्तियां जो है धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान मांगे, वित्त आयोग का गठन आदि जो है इनके माध्यम से किया जाता है। तो ये कुल हो गया राज्यपाल की जो स्वविवेक की शक्तियां होती हैं। जो सामान्य शक्तियां होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपके कार्यपालिकीय शक्तियां, जैसे राज्य का जो है कार्यपालिका प्रमुख होता है। ये राज्यपाल की शक्ति जो है कार्यपालिका प्रमुख के रूप में, राज्य के रूप में जानी जाती है, लेकिन सारे कार्य जो है कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ढेर सारे करते हैं, राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल होंगे, आप क्या करना है कि सीधे राष्ट्रपति के आर्टिकल जो आपने 52 से लेकर के और 62 तक याद किए हैं, उनसे जो है तुलना आप कर दोगे, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल नियुक्ति किसकी किसकी करता है, तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्षों को, लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष और सदस्यों को, स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को, महाधिवक्ता को, सीएम और सीएम के परामर्श पर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वह विधानमंडल की विधानसभा की, उसको, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति ये करते हैं। तो ये जो है आप कुल अधिकार आपने देख लिया राज्यपाल के। अब राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं वह प्रेसिडेंट से कैसे अलग हैं और क्या क्या चीजें हैं, उस पर भी हम थोड़ी बात कर लेंगे। यहां पर हम बात करेंगे कि कुछ इनके न्यायिक अधिकार होते हैं, जैसे हमने वहां पर पार्डनिंग पावर देखे थे आर्टिकल 72 में। यहां पर कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, इस पर हम लोग कंपेरिजन में एक आर्टिकल का अलग से करेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल जो है हम जो है जब भाग 6 पढ़ेंगे, भाग 5 तक हमने आर्टिकल लगभग कर लिए हैं, ठीक है ना। भाग 6
का आर्टिकल जो है कल से हम लोग शुरू करेंगे। भाग 5 में कुछ 20-25 आर्टिकल बचे हुए हैं, जिसमें मुश्किल से आपके 5-7 ही काम के हैं, ज़्यादा नहीं। अब हम भाग 6 जब करेंगे तो भाग 6 में क्या क्या हमें पढ़ना होगा उसको हम लोग अलग से देखेंगे। यहाँ पर है राज्यपाल की जो न्यायिक शक्ति है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना, जिला न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ट्रांसफर और प्रमोशन जैसे कार्य, सजा प्राप्त व्यक्तियों को क्षमादान, जैसे राष्ट्रपति की तरह होता है, मृत्युदंड और सैन्य मामलों में इनका जो है हस्तक्षेप नहीं होता है, और ये स्टेट टेरिटरी के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए होते हैं, जिन पर सजा दी गई होती है, उन्हीं पर इनको अधिकार होता है। राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना हमने वहां पर देखी थी एक बार जब हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, ठीक है ना, लेकिन पावर्स की तुलना नहीं देखी थी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है इनकी शक्तियां और क्या है, कहाँ दोनों समान होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सटीक तरीके से लिखा है। दोनों को समान शक्ति कहाँ कहाँ है। संवैधानिक अध्यक्ष हैं ये, कार्यपालिका के विधायी, वित्तीय और न्यायिक कार्यों में संवैधानिक अध्यक्षता का कार्य करते हैं ये। कहाँ प्रेसिडेंट को अधिक शक्ति है, तो सैन्य अधिकार में, आपातकाल में, विदेशी संबंध में और मृत्युदंड में। और ये सभी जो है ये क्या है, एक्स्ट्रा पावर्स हैं, किससे, राज्यपाल के अलग, ठीक है ना, बाकी जो है राज्यपाल अलग है। अब कहाँ गवर्नर को अधिक शक्ति है, ठीक है ना, गवर्नर को कहाँ अधिक शक्ति है, तो उसके विवेकाधिकार शब्द इसी से लिए गए, इसी के लिए हैं। जैसे कि हम आर्टिकल 200 में आरक्षित रखना विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए, 356 में जो राष्ट्रपति जो होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर होना, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए रिकमेंड करना, और 5th और 6th शेड्यूल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के काम के रूप में ये राज्यपाल की शक्तियां यहाँ पर अधिक होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंधों की। उससे पहले हम पार्लियामेंट से संबंधित कुछ बातें हैं उनको देख लेते हैं। संसद से संबंधित कुछ विधेयक हैं। केंद्र राज्य संबंधों को बहुत शॉर्ट में हम यहाँ करेंगे, मुख्य परीक्षा में इसको अलग से टॉपिक के रूप में देखा गया है। तो अलग से टॉपिक हम जो करेंगे वह कहाँ पर करेंगे, आपके चलिए यहां पर हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 78 संसद का गठन 79 है ना, ये 79 है कैप। संसद का गठन राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है, 79 इसमें कहा गया है। अब इसमें राज्यसभा की संरचना बताई गई है, ठीक है ना। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 लोग हो सकते हैं, यानी कि 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 जो है वह राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों से 238 और प्लस 12 जो है वो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इनकी संख्या राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों, जो इनका चुनाव होगा वह किसके द्वारा होगा, तो इनका चुनाव दोनों के द्वारा होगा, यानी कि संसद के सभी सदस्य, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा के सदस्यों की बात की जा रही है, तो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। और ये जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को इसमें ऐड किया गया है। 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वह आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, यानी कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। इनको आप याद रख लेंगे। 2012 का ये डेटा दिया गया है, आप जो है लेटेस्ट डेटा यहाँ पर अपडेट कर देंगे। सीटों का आवंटन जो है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, यह अनुसूची 4 में आपको बताया गया है। कार्यकाल इनका संविधान में वर्णित नहीं है, आरपीए एक्ट में दिया गया है। 6 वर्ष होता है कार्यकाल, ठीक है ना। 2 वर्ष में लगभग 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं। सत्र इनका क्या होता है, अधिकतम का उल्लेख संविधान में नहीं, लेकिन 2 सत्रों के बीच जो है 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये भी लोकसभा के लिए भी है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के सत्र होते हैं। आपका अभी मानसून सत्र चल रहा है, इससे पहले बजट सत्र था, और एक शीतकालीन सत्र होता है। ये 3 सत्र जो है दोनों ही सदनों में किए जाते हैं। अधिकारी इसमें कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें अधिकारी जो है एक सभापति होता है जो कि पदेन होता है। इसका आर्टिकल का आप बताइए कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि आप जो है, जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
ये आपको बताना है। उपसभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही एब्सेंट और वैकेंट जो होते हैं ये, वो कैसे, तो सभापति, उपसभापति, फिर राष्ट्रपति नियुक्त करता है इन सबको। अगर सभापति, उपसभापति और सूची बनाई जाती है, ठीक है ना। अगर वैकेंट है सीट तो राष्ट्रपति के बाद उपसभापति भी दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेगा। मोस्ट सीनियर लोग जो है उस पर क्या करते हैं, सभापति का रूप काम करते हैं। सभापति एवं उपसभापति को हटाए जाने का प्रावधान जो है, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रावधान तात्कालिक समस्त सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है, ठीक है ना। इसको उपसभापति को हटाए जाने का, और सभापति को हटाए जाने के लिए उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का कार्यकाल जो कार्यक्रम होता है उससे होता है, वो उपसभापति को इसके द्वारा हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारी लोकसभा है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका जो है मैक्सिमम टॉपिक जो है कवर हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हमें 3-4 क्लास में ही कंप्लीट करनी होगी, ठीक है ना। तो आपके 11 क्लासेज जो हो चुकी हैं वह बहुत सारे लोगों को नहीं मिली होंगी, उसको जो है धीरे धीरे अपलोड किया जाएगा। अभी यहाँ पर देख लीजिएगा, लोकसभा की संख्या क्या होती है, मैक्सिमम 552, जिसमें 530 राज्यों से 20 संघ शासित क्षेत्रों से 2 मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन, इसको समाप्त कर दिया गया है अब, ठीक है ना। तो अब जो है मैक्सिमम 550 हो जाएंगे, ठीक है ना। वर्तमान में 545 हैं, अब इनको हटा देने पर 545 में से 2 और घटा दीजिए, 543 हो जाएंगे, ठीक है ना। मनोनीत वाला 2019 में जो अमेंडमेंट आया था उसके द्वारा इनको हटा दिया गया, ठीक है ना। सदस्यों का चयन जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है ना। पहले खंभा छूने की पद्धति जिसको बोली जाती है, उसके माध्यम से इनको क्या किया जाता है, चुना जाता है। जो आम चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत में, इसमें लोकसभा सदस्यों को चुना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही सीटों का आवंटन जो होता है जनसंख्या के आधार पर है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है ना। प्रत्येक जनगणना के बाद इसको आंकड़ों के आधार पर इसे करना था, लेकिन 42वां जो 1976 में किया गया, 2000 तक कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। जनगणना का आधार 1971 रहेगा, और 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 द्वारा 2026 तक कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। 1971 के आधार को हम क्या करेंगे, परिसीमन 1991 के आधार पर जो SC ST की सीटों का पुनः आवंटन किया गया। 87वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2003 में परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर, और अभी एक लास्ट 2019 में हुआ है जो SC ST को 10 साल के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया पॉलिटिकल, उसके लिए, तो वो इसको यहाँ पर एक बढ़ा लीजिएगा। कार्यकाल जो होता है पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है, इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक लोकसभा बहुमत में रहेगी तब तक जो है ये कार्यकाल में रहेंगे, नहीं तो नेक्स्ट चुनाव जब हो जाएंगे तो इनका कार्यकाल कभी भी समाप्त हो सकता है। सत्र जो है 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। वर्तमान में 3 सत्र हैं, जैसा कि हमने बताया था। अधिकारी इसके होते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर ऐसा स्पीकर होता है जब नई लोकसभा का गठन होता है। जैसे 18वीं लोकसभा 2024 में चयनित की गई, तो 18वीं लोकसभा में आपने देखा कि जब लोकसभा का गठन होता है तो उसमें सभी सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है। तो मोस्ट सीनियर जो अपना सदस्य होता है, जो चुन के आया होता है, वह सदस्यों को और जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, सबको शपथ दिलाता है, और उसका पद शपथ दिलाने के बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, ये भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और राज्यसभा की तरह ही अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो मोस्ट सीनियर जो है वो डिपेंड कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। संसद सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। योग्यता का वर्णन और संसदों के जो संसद सदस्यों का जो शपथ है वह कौन से आर्टिकल में है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी आर्टिकल्स लगभग मैं बता चुका हूं आपको। सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता का वर्णन जो है वो कहां पर किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, आप ध्यान से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का नागरिक हो, लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। निर्वाचन अधिकारी जो है वो जो है कि सामने शपथ लेना पड़ता है। शपथ किस में है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संसद की कानून बनाने का अधिकार जो है यह दिया गया है 1951 के RPA एक्ट में द्वारा उम्मीदवार को पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। राज्यसभा के लिए उस राज्य से मतदाता संबंधित शर्तों को 2003 में समाप्त कर दिया गया, यानी कि लोकसभा के लिए उस राज्य से संबंधित क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए इसको हटा दिया गया है। आप किसी भी राज्य में कहीं से भी लड़ सकते हैं। निर्योग्यता किस टॉपिक आर्टिकल में किया गया है वर्णन,
सारे आर्टिकल के लिए अलग से क्लासेस हमने ली हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर डिटेल बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पर निर्योग्यता जो है 101 से लेके 105 तक आर्टिकल आपको बताया गया था, वो याद रख लेना है, ठीक है ना। निर्योग्यता जो होती है 102(1) में बताया गया, वह लोकसभा का लाभ का पद धारण करता हो तब उसको निर्योग्य साबित कर दिया जाएगा। और कितने आधार बताए गए हैं, निर्योग्यता के आधार कितने बताए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अभी जो है हमारा आरपीए एक्ट 1951 में प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा न देना, इसके लिए भी इस पर कार्रवाई की जा सकती है। सरकारी नौकरी से भ्रष्टाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। निर्वाचन के दौरान भ्रष्ट आचरण कर पाए जाने पर भी हटाया जा सकता है। किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष से अधिक की सजा हो जाए तो भी आपको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी का पहला जो है केस आया था, उसके बारे में आपने देखा था। अब आर्टिकल 102(2) क्या कहता है, दल बदल कानून का प्रावधान इसमें है। दोहरी सदस्यता व रिक्तता भी होती है, लोकसभा राज्यसभा या पार्लियामेंट के दोनों जगह जो है आप वैकेंट करना पड़ेगा, आपको कम से कम 1 सीट बतानी होगी कि ये हमारा खाली है, ठीक है ना, नहीं तो दोनों जगह से निर्योग्य घोषित कर दिए जाएंगे। 60 दिन की अनुपस्थिति पर भी आपको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा चुनाव अमान्य कर दिया जाए तो भी, पीठासीन अधिकारी के द्वारा गलत आचरण किए जाने पर भी आपको हटाए के द्वारा नहीं के साथ, ठीक है ना। अब संसद के कार्य हम देख लेते हैं, ठीक है ना। बिजनेसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है वह किस में दिया गया है, अब किस आर्टिकल में दिया गया है मैंने बताया है, उसको भी आप एक बार कर लीजिएगा। विधि निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, चुनाव, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आदि का चुनाव ये करते हैं। हटाए जाने का कार्य करते हैं, ये संविधान संशोधन का कार्य करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और लॉ मेकिंग के लिए जितने भी विधेयक पास करने होते हैं, बिल पास करने होते हैं, उन सभी का कार्य जो है ये संसद करती है। तो ये सब आपके मुख्य परीक्षा में पूछेगा। अब जो है विधेयक कैसे होते हैं, क्या होते हैं और किस तरीके से उनको हमें डिटेल में जानना है, इस पर हम लोग यहाँ पर डिटेल बातचीत करेंगे, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल जो है कौन कौन से प्रावधान हैं, जो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस आधार पर बांटा जाता है। तो विधेयक जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगर पेश किए जाएं तो एक होता है प्राइवेट सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक जो ऐसे होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा पेश किए जाते हैं, और गैर सरकारी जो है वह कोई भी एमपी पेश कर सकता है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, ठीक है ना। अगर हम बात करें विषय वस्तु के आधार पर तो 2 प्रकार के विधेयक होते हैं। विधेयक मतलब आप समझते हो ना, बिल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। बिल जब पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब होते हैं तो वो कहाँ बदल जाता है, एक्ट में बदल जाता है, कानून में। विधेयक जो है वह कानून बन जाएगा, ठीक है ना, अधिनियम बन जाएगा, एक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म याद रखना है आपको। बिल क्या होता है, विधेयक जब तक वह पेश होता है और कई चरण में इसके पेश होने की कार्रवाई होती है, तब तक वो विधेयक रहता है। जब वह दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जिस दिन होता है उस दिन से वो क्या हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। क्लियर है ना। अगर विषय वस्तु के आधार पर देखें तो सामान्य विधेयक होते हैं, और दूसरा जो है संविधान संशोधन विधेयक, विशेष विधेयक के रूप में धन विधेयक और बिल विधेयक जो है वित्त विधेयक, सॉरी बिल विधेयक नहीं, वित्त विधेयक, ठीक है ना। संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक जो है ये, अब वित्त विधेयक और मनी बिल और फाइनेंस बिल में हमने अंतर काफ़ी अच्छे से आपको समझाया, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ये अंतर। लेकिन इनका जो है डिटेलिंग हम कैसे पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए इनको कैसे पेश किया जाता है, क्या इनका प्रोसीजर है, इस पर भी हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। तो देखिए प्रक्रिया क्या होती है, प्रस्तुत कैसे किया जाता है, सामान्य विधेयकों को, संविधान संशोधन विधेयक को, हम दोनों को देख लेंगे एक साथ, ठीक है ना। और ऐसे ही आप बना लेंगे मनी बिल और फाइनेंस बिल में भी अंतर। प्रक्रिया अगर आप बात करेंगे तो प्रस्तुत किया जाता है किसी भी सदन में, सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, वैसे भी संविधान संशोधन किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो ये आपका पहला जो है कॉलम है जिसमें बताया गया है कि ये विधेयकों के कैसे हम अंतर स्पष्ट करेंगे, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में। तो इनकी प्रक्रिया जो है वैसे मैंने बताया गया कि पहला कि प्रस्तुत किसी भी सदन में किया जा सकता है। प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की सहमति अनुमति आवश्यक होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। जिस सदन में प्रस्तुत किया जाता है वहां प्रक्रिया क्या होता है, तो 3 वाचन होते हैं। इन वाचनों को आप थोड़ा सा धैर्य से पढ़ लेंगे कि 3 वाचन, उद्देश्य बताना पहला चरण है,
दूसरा चरण है विस्तार पूर्वक चर्चा एवं आवश्यकतानुसार संसदीय समिति को सौंप दिया जाता है। सामान्य बहुमत से पारित होता है तीसरा चरण। उपस्थित एवं मत देने वालों को आधे से अधिक जो है यहाँ पर होता है। ऐसे ही सेम जो है यहाँ पर होता है संविधान संशोधन में, लेकिन यहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत जो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा, दूसरे सदन में वह प्रक्रिया कैसी परिस्थितियों से होती है, तो वहां भी बिल को 3 वाचन में गुजरना पड़ता है और परिस्थितियां उभरकर 4 परिस्थितियां उभरकर सामने आती हैं। इन परिस्थितियों को देख लेते हैं। क्या कि अनुमति दे देता है, अनुमति नहीं देगा, संशोधन सहित अनुमति देगा, और इन संशोधनों पर पहला सदन सहमत नहीं भी हो सकता है। और तीसरा है कि 6 महीने तक बिल को विधेयक पर बिल पर कोई चर्चा नहीं होगी। इस चर्चा में 108 नंबर आर्टिकल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ज्वाइंट सीटिंग करते हैं, ठीक है ना। सेम यही चीजें जो है सामान्य विधेयक तक कर होती हैं यहां पर, लेकिन उसमें बहुमत जो होता है विशेष बहुमत पे होता है, ठीक है ना। बस ये आपको याद रखना है। अब संविधान संशोधन जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा तो क्या इसके हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति जो है यहां पर वीटो लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रपति एवं बिल, तो सामान्य विधेयक के मामले में अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को कई अधिकार होते हैं, जैसे अनुमति दे देगा, अनुमति रोकेगा, अत्यंतिक वीटो, पुनर्विचार के लिए देगा, निलंबनकारी वीटो, और टेबल पर पड़ा रहने देगा, जिसको पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो बोलते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करना पड़ेगा वहां संविधान संशोधन विधेयक में, वह वापस नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति कितने समय के लिए अनुमति देगा, इसकी चर्चा संविधान में नहीं हुई है। पुनर्विचार के बाद जो है विधेयक राष्ट्रपति के पास आए तो उसे अनुमति देनी पड़ेगी। अगर रिकंसिडरेशन के लिए सामान्य विधेयक भेज दिया जाए तो राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उसको अनुमति देनी पड़ती है। अब संयुक्त बैठक की अगर बात करें तो संयुक्त बैठक जो है BCD में राष्ट्रपति के निर्देश पर जो है संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है, ठीक है ना। और लेकिन ये संयुक्त बैठक जो है संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है ना। यहां पर 3 बार जो है संयुक्त बैठक की जा चुकी है, 61 में, 78 में, 2002 में। दहेज प्रतिषेध जो है एंटी डाउरी जो है वो एक्ट के तहत 1961 में, आपके बैंकिंग सेवा आयोग जो है नेशन विधेयक जो है 1978 में, और 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक जो है पोटा जो है उसके प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो है पोटा के तहत जो है 2002 में इसमें संयुक्त अधिवेशन का काम किया। अब संविधान संशोधन और बहुमत पर हमें डिटेल देखना होगा। संविधान संशोधन और बहुमत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, और वार्षिक वित्तीय विवरण भी कुछ टॉपिक होंगे जो आपको समझ में नहीं आते, उससे हम चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं, संविधान संशोधन एवं बहुमत, ठीक है ना। यह कुल 4 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है ना। वैसे तो संविधान संशोधन 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और विशेष। विशेष बहुमत कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टाइप A का जो बहुमत होता है वह कुल सदस्य संख्या का बहुमत होता है, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत होता है, कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति होती है। ये विशेष बहुमत के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो विशेष बहुमत है टाइप B, वह राज्य विधानमंडल वाले प्रावधान को छोड़ करके टाइप A का बहुमत होता है। अन्य प्रावधानों में संशोधन के लिए टाइप B ही किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आपको सभी के आर्टिकल भी दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सभी के आर्टिकल दिए गए हैं जिसमें राज्यों की अनुमति होती है। आर्टिकल 54, 55, 73, 162 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूटीज, हाई कोर्ट, संसद के राज्यों के प्रति प्रतिनिधित्व 7वें शेड्यूल में, और आर्टिकल 368 में अगर कोई बदलाव करना पड़े तो टाइप A का जो होता है विशेष बहुमत जो है वह संविधान संशोधन के लिए आवश्यक होता है, जिसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, ठीक है ना। इसके लिए कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राज्य विधानमंडल वाले प्रावधान को छोड़ करके यहाँ पर टाइप B जो होता है वह आर्टिकल 4, 169 और 339A सबको डिटेल में आप देख लीजिएगा। टाइप C जो है तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, जैसे कि हमने बताया था, ठीक है ना। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति को पद से हटाने की बात है। टाइप D जो है कुल सदस्य संख्या का 2/3 केवल राष्ट्रपति के लिए यह महाभियोग में यूज होता है। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत जो उपस्थित मतदान देने वाले का नहीं, मैंने बताया था इसको। तो कुल 4 प्रकार के विशेष बहुमत की यहां पर बात की गई है। वही आगे हम देखेंगे कि धन विधेयक क्या है,
ठीक है ना। हम तेजी से इसको समाप्त करेंगे। धन विधेयक परिभाषा 110 में दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। 110(3) में इसको बताया गया है। वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 117(1) में किसी विशेष विषय पर केंद्रित विधेयक, उसमें आर्टिकल 110 का कोई प्रावधान भी शामिल हो तो उसमें हम वित्त विधेयक टाइप 1 बोलते हैं। और बाकी अगर वित्त विधेयक का प्रावधान धन विधेयक में नहीं शामिल, धन विधेयक का प्रावधान जो है वित्त विधेयक में नहीं शामिल है, तो वह सामान्य विधेयक की तरह ट्रीट किया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, टाइप 2 है। ठीक है ना। जब एक सदन से दूसरे सदन को ये जो है ऐसा बिल भेजा जाता है तो दूसरे सदन में विचार करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है, जो 117(3) के वित्त विधेयक टाइप 2 की बात करता है। क्या कि किसी विशेष विषय पर केंद्रित बिल प्रभाव होने के बाद भी संचित निधि से खर्च करना पड़ेगा। प्रक्रिया जो है सामान्य विधेयक की तरह होती है, जैसा कि हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में थोड़ा सा हम जान ले। जो बजट है इसमें क्या करना होता है कि 112 के तहत जो है, इसका नाम लोकप्रिय नाम बजट है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष में आय एवं व्यय का लेखा जोखा इसका होता है। व्यय जो है संचित निधि पर भारित व्यय होता है। संसद में चर्चा मतदान नहीं होता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के वेतन, पेंशन आदि के बारे में इससे बात होती है, जो संचित निधि पर भारित होते हैं। अन्य व्यय जो है सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक अन्य आदि की बातें की जाती है। फरवरी के आखिरी कार्य दिवस को पहले यह था, अब 1 फरवरी को ही कर दिया जा रहा है। ठीक है ना। और ये वित्तीय फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण होता है, 3-4 दिन चर्चा होती है, फिर उसको चला जाता है कमेटीज़ में, वो फिर मई में इसको पारित कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। 3-4 सप्ताह तक स्थगित हो जाती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ और फैक्ट हैं जो आपने नहीं देखे थे, उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। और केंद्र राज्य संबंध जो है, हो सकता है कि इस क्लास में न हो पाए, तो केंद्र राज्य संबंधों को हम लोग अलग टॉपिक में करेंगे। ठीक है ना। 3 से 4 सप्ताह तक सदन की कार्रवाई रोक दी जाती है। विवरण की छानबीन जिम्मेदार विभागीय समितियां DRSCs को दे दी जाती हैं। ठीक है ना। तो ये जो है जो विभागीय कमेटियां होती हैं वह अपने अपने विभाग की स्क्रूटनी करती हैं, कितना किसको खर्च की ज़रूरत है, क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है। राष्ट्रपति को सिफारिश पर अनुदान मांग, चर्चा होती है, मतदान होता है उस पर। विपक्ष द्वारा 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं? ये विरोध करने का एकमात्र तरीका होता है कि हम जो है पॉलिसी मेकिंग आदि पर क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो विरोध किस प्रकार का होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये विरोध जो है वो होता है 3 प्रकार का है। किसी पॉलिसी पर विरोध है, उसको नीति अनुमोदित कटौती। ठीक है ना। नीति पर ही, पॉलिसी ही आपको लग रहा है कि ये, अगर विपक्ष को लग रहा है कि ये पूरी तरीके से बेकार है, तो वह खर्च में 1 रुपया कम करने के लिए वो उसको करती है। लेकिन ये विधेयक, ये जो होते हैं ना प्रस्ताव, कभी पारित नहीं होते। पारित होगी तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ सांकेतिक होता है। ठीक है ना। ये विरोध करने का, दर्ज कराने का विपक्ष का एक टूल है। मित व्ययता यानी कि खर्च को कम करने के लिए उसकी जो है राशि का उल्लेख, जिसे कम करने का विपक्ष मांग कर सकता है। ठीक है ना। कुछ राशि कम करने का, और सांकेतिक कटौती में 100 रुपये कम करने का। यानी कि नीतिगत में और सांकेतिक में 1 रुपये 100 रुपये की बात की गई है, इसमें जो है कुछ राशि कम करने की बात की गई है मितव्ययता कटौती में। गिलोटिन क्या होता है कि संभावित खर्चों का उल्लेख विनियोग विधेयक में होता है। सरकार संसद की अनुमति के बिना कोई भी खर्च नहीं कर सकती। गिलोटिन क्या है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके बारे में हम अलग से क्लास ले लेंगे। ठीक है ना। आर्टिकल 265 में सरकार संसद की अनुमति के बिना कोई भी खर्च नहीं कर सकती, ये बताया गया है। पहली बार बजट जो है 1961 में प्रस्तुत किया गया था, 1861 में। ठीक है ना। 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है ना। पहले तो रेल बजट जो है बहुत भारी संख्या में, उसका बजट का आकार बहुत ज़्यादा हो सकता था। संचित निधि जो है आर्टिकल 266 में है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए, दोनों की आय और उसमें आयों को उसमें रखा जाता है। संसद और विधानमंडल की अनुमति के बिना इससे व्यय नहीं किया जा सकता है। संचित निधि पर भारित व्यय जो होते हैं वो आर्टिकल 112(3) में बताए गए हैं। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ऐसे ऋण जिनका दायित्व जो है भारत सरकार पर हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन, फेडरल कोर्ट जो होता है उसके जजेस के पेंशन, हाई कोर्ट के जजेस के वेतन भत्ते एवं पेंशन। ठीक है ना। वेतन नहीं होता है, वेतन शायद हाई कोर्ट के जजेस का कौन देता है, राज्य देता है। पेंशन शायद उनका केंद्र से आता है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। किसी न्यायालय या
मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां, सीएजी के वेतन भत्ते पेंशन, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा की विधि द्वारा इस प्रकार उस पर भारित और उसको घोषित किया जाए। ठीक है ना, तो ये सभी जो है आपके संसद से रिलेटेड जो है टोटल जितनी भी चीजें थी लगभग हमने कर ली है। ठीक है, अब हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, आपातकाल पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो है इसको कंप्लीट कर देंगे 2-3 क्लास में। और कोशिश होगी कि आप कोई क्लासेज जो है थोड़ा जल्दी करी जाए, तो आपके जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है आपको एक और टॉपिक इकोनॉमी या हम साइंस पे फोकस करेंगे, इन्वायरमेंट साइंस कोई भी टॉपिक लेकर के जैसे शेड्यूल दिया गया है उसी के हिसाब से इसको कराया जाएगा। तो ये आपके लिए जो है ना, ये इस तरीके की क्लासेज जो होंगी वो बहुत जल्दी आपको कंप्लीट कराने का एक और देख लेते हैं, इसको पूरा ही खत्म कर देते हैं क्योंकि ये लंबा है, प्रस्ताव भी इसमें सारे हैं, तो इसको नेक्स्ट क्लास में ही हम रखते हैं। ठीक है ना, संसदीय समितियां आदि हैं, तो एक घंटा इसमें लगेगा पूरा कंप्लीट इसको करने में। ठीक है ना, 1 घंटा अभी संसद की कार्रवाई जो समितियां हैं, बहुत सारे प्रस्ताव हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सभी को करने में अभी 1 घंटा और लगेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और जो भी आपका जो है ना, इसमें आप देख लीजिए कि हम मुख्य परीक्षा से संबंधित जो है, जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा से संबंधित जो है ना कुछ कोर्सेज चला रहे विजेता बैच। ठीक है ना, विजेता बैच में क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी इस पर हम लोग 2 मिनट बात करेंगे। जैसे आप जो लोग भी 125 से जनरल में या बाकी ऊपर हैं या आसपास हैं, आप लोग वीकली, ठीक है ना, जिनका 125 से ऊपर है तो वो तो 2 बार 3 बार क्लास कर सकते हैं। हम नोट्स आपको एक साथ प्रोवाइड कर देंगे, निबंध लेखन के, पत्र लेखन के और ये सभी के सबकी अलग अलग क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है ना, जिसमें आप हिंदी निबंध में अगर केवल निबंध का कोर्स लेना हो तो भी आप 1299 का हमारा फुल कोर्स रहता है, और साथ ही जो है 699 का केवल PDF रहता है। ठीक है ना, 499 में जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो इसको अपडेट कर सकते हैं, इनको पूरा जो है कंप्लीट कोर्स यहाँ पर निबंध का दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें सेक्शन, तीनों सेक्शन से मान के चलिए 15-15 निबंध हम देंगे। 36 निबंध की जो है कोशिश की जाएगी जो अपडेटेड हों, और आपको जो है इसमें लगभग 20 क्लास आपको मिलेगी। ठीक है ना, आपकी जो है पल्लवन संक्षेपण की अगर बात करें हिंदी पत्र लेखन की, तो इसलिए 20 क्लास होंगी। पल्लवन संक्षेपण हो गया, पत्र लेखन हो गया, सारणी बनाना हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, कंप्यूटर की कुल मिला करके 20 क्लासेज इसकी होंगी, यानी कि लगभग 40 क्लासेज हो गई। आपके सामान्य अध्ययन की जो हमारी क्लासेज चल रही हैं उसमें 100 सेलेक्टेड जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और MCQ प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी टेस्ट सीरीज के साथ, वो आपको दी जाएगी। अगर केवल टेस्ट सीरीज आपको लेना है तो अब 10 टेस्ट की है, ये 599 में जो कल से शुरू हो रही है आप ले सकते हो। बहुविकल्पीय सामान्य हिंदी जो है वह, उसके लिए क्या है, वैकल्पिक जो है वह 5 टॉपिक आपको आते हैं, विशेषण विशेष, तत्सम तद्भव, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द। इसमें कुछ 12 से 15 क्लासेस होंगी और नोट्स के साथ आपको दिया जाएगा। इस पर जो है कुल टेस्ट भी लगभग 5 टेस्ट होंगे, सब पे एक टेस्ट होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। इस पूरे बैच की फीस जो है 2599 है। जो लोग हमारे मेंटोरशिप बैच से जुड़े हैं या हमारे जो, उनके लिए जो है ये क्लासेस बिल्कुल फ्री रहती हैं, वो आपको अलग से कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, बाकी जो लोग अलग से क्लास लेना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। तो ये रही पूरी जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके डिटेल पूरा ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।